अस्सलाम वालेकुम, हाय एंड हेलो, वेलकम टू द एंड स्पोर्ट्स पल्स। खेलों की दुनिया में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। एंड स्पोर्ट्स पल्स में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। और जनाब, क्या हाल है हमारे सबके सब व्यूअर्स के, लाइफ कैसी गुजर रही है। और ये जो वीडियोस पे आप फीडबैक दे रहे हैं, इतना अच्छा, बड़ी खुशी होती है जब आप लोग इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। तो और जनाब, इस वीडियो में हम जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड ऑनगोइंग खबरें हैं उन्हें तो कवर करेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ जो लास्ट मैंने वीडियो की उसमें आप लोगों की जानिब से एक क्वेश्चन आया है मोहम्मद वसीम के लिए कि जिनको कोच बनाया गया है पाकिस्तान की वुमेन्स क्रिकेट का। उनके हवाले से जो कुछ र्यूमर्स जनाब स्प्रेड हो रही हैं, बात हो रही है जिन खबरों पे कि उसमें कितनी सदाकत है। तो जी, इस टॉपिक पे हम आज बात करेंगे। वैसे मैंने इस टॉपिक को कवर नहीं करना था, लेकिन अब आप लोगों ने कहा है, सो आप लोगों के लिए जनाब हम यहाँ पे आते हैं, आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाते हैं। सो ज़रूर इस टॉपिक पे हम आज की वीडियो में बात करेंगे कि कितनी सदाकत है इन खबरों में। और दूसरा जो मुझसे एक क्वेश्चन हुआ था वो वुमेन्स क्रिकेट को लेके हुआ था कि भाई ये जो पाकिस्तान में जो वुमेन क्रिकेट है इसकी बेहतरी के लिए ज़रूरी है कि इसको कॉलेज लेवल पे और स्कूल लेवल पे जो वुमेन क्रिकेट है इसको ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए है, और ऐसा क्यों नहीं होता। तो जनाब इस पे भी हम बात करेंगे, क्योंकि जो एशिया कप है वुमेन्स का वो जारी है श्रीलंका में, और इंडिया ने अपना दूसरा मैच जीत लिया। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने फाइनली अपना पहला मैच जीत लिया नेपाल के खिलाफ। तो इन दोनों टीम्स की जो परफॉर्मेंसेज रही हैं उन पर भी बात करेंगे। तो आइए जी, वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहले गौतम गंभीर और अजीत अगारकर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस हवाले से बात कर लेते हैं। बड़ी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस रही, और जब भी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो उस पे ये बड़ी चीज डिपेंड करती है, जो सामने लोग बैठे हुए हैं, जो सामने जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, वो किस तरह के क्वेश्चन करते हैं। और पाकिस्तान में जब भी हमारे चाहे चीफ सिलेक्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, चाहे कैप्टन करें, मैं हमेशा ही बात कहती हूँ कि सवाल उतने मजेदार नहीं होते, सेंसिबल नहीं होते, रिपीटिशन हो रही होती है और मसाला ज्यादा क्रिएट करने की कोशिश की जा रही होती है। नो डाउट इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ऐसा हुआ। अब ऑफ कोर्स जर्नलिस्ट हैं तो कुछ ना कुछ तो खबर और मसाला तो उनको चाहिए है, लेकिन इसके साथ साथ बाज बड़े समझदार क्वेश्चन हुए, कुछ ऐसे क्वेश्चन हुए जो कि मेरे ख्याल से बड़े ज़रूरी थे, और जिनकी वजह से हमें पता चल रहा है कि आगे के क्या प्लान्स हैं बीसीसीआई के, आगे किस सोच के साथ गौतम गंभीर लीड करना चाहते हैं इस साइड को। सो सबसे पहले कैप्टन की बात कर लेते हैं। और जब कैप्टन की बात करते हैं, जब सूर्या कुमार यादव को नए कैप्टन के तौर पे देखा T20 में, और हार्दिक पांड्या नहीं देखे गए T20 में, तो बड़े क्वेश्चन रेज हुए कि हार्दिक पांड्या का करियर खत्म हो गया है, उनको कंसीडर नहीं किया जा रहा। तो जनाब इसका जवाब मिल गया है कि जो सूर्या कुमार यादव हैं वो एक्सपीरियंस्ड है। अजीत अगरकर ने कहा कि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट। इससे पहले भी सूर्या कुमार यादव डोमेस्टिक में भी कैप्टनसी कर चुके हैं, इंडिया की साइड को भी लीड कर चुके हैं। जब हार्दिक पांड्या जो थे वो अवेलेबल नहीं थे, या जब रोहित कैप्टनसी नहीं किया करते थे, तो सूर्या कुमार यादव भी कैप्टनसी कर चुके हैं। और वैसे भी जनाब T20 में इस वक्त वो नंबर 1 प्लेयर हैं, बड़ी अच्छी फॉर्म में हैं और फुली फिट हैं। और जो आपका कोच है, जो आपका स्टाफ है, उसका कॉन्फिडेंस आपको हासिल है। और गौतम गंभीर ने ये भी यहाँ पे बात की है कि जो खिलाड़ी हैं उनसे भी हमने फीडबैक लिया है। मुझे नहीं पता इसमें कितनी सदाकत है, किसमें नहीं, कितनी इसमें वो नहीं है, लेकिन बहरहाल सूर्या कुमार यादव को कैप्टन तो बनाया गया है, लेकिन साथ साथ ये भी बताया गया है कि हार्दिक पांड्या भी लूप में शामिल हैं, वो भी प्लान्स में शामिल हैं। उनका कहना बेसिकली मेरे ख्याल से ये था कि वो चाह रहे हैं कि भाई अभी 2 साल हैं T20 वर्ल्ड कप के अंदर, तो हम डिफरेंट ऑप्शंस को ट्राई करना चाह रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, आप डिफरेंट ऑप्शंस को ट्राई करें, और जो भी बेस्ट हो ड्रीम के लिए, इंडियन टीम के लिए, आपके मुल्क के लिए, वो आप करें, और यही सोच होनी भी चाहिए है। इसके साथ साथ गौतम गंभीर ने यहाँ पे जनाब ड्रेसिंग रूम के एनवायरनमेंट की बात की कि वो एनवायरनमेंट को अच्छा बनाना चाहते हैं, और वो एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी टीम लेके आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने ये बताया है कि ये जो कोलकाता नाइट राइडर्स से आप लोग देख रहे हैं जो आ रहे हैं, चाहे वो अभिषेक नैयर हैं, चाहे वो रेयान हैं, ये जो हैं ये सिर्फ इस टूर के लिए आ रहे हैं। बाद में जो नाम है वो फाइनलाइज हो जाएंगे। इन 2 को असिस्टेंट कोचेस हायर किया गया है, यानी बीसीसीआई ने जो गौतम गंभीर थे उनको उनकी मर्जी की टीम दे दी है कि भाई बाद में हमसे शिकवा शिकायत नहीं करना है आपने। तो वो अपनी मर्जी की टीम लेके आ रहे हैं। मोनी मोकल तो यहाँ पे नहीं है, उनकी जगह
एक इंडियन ही बॉलिंग कोच हायर किए गए हैं फॉर दिस टूर, और फील्डिंग कोच तो वही पुराने रहेंगे। और इसके अलावा उनसे रोहित शर्मा और जनाब कोहली के बारे में पूछा गया, और बिल्कुल उन्होंने वही जवाब दिया जो कि बनता था, कोई भी सेंसिबल इंसान देगा कि वो आपके बड़े की प्लेयर हैं। और उन्होंने कहा कि भाई वो तो अगर फुली फिट रहे तो वो तो उनको 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप में भी खेलते हुए देखना चाहते हैं। तो देखते हैं जी, अब ये तो आगे पता चलेगा कि क्या होता है, कितना रोहित शर्मा और जो कोहली हैं वो फुली फिट रहते हैं। और जो जडेजा के बारे में लोग कह रहे थे कि जनाब ओडीआई से उनको निकाल दिया, वो ओडीआई में नहीं दिखाई देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पहले भी क्लियरेंस आ गई थी, अब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर कर दिया गया है कि जो जडेजा हैं वो बिल्कुल वो प्लान ऑफ थिंग्स के अंदर शामिल हैं, प्लान्स में शामिल हैं। और बड़ी अच्छी बात यहाँ पे जो गौतम ने कही कि देखिए, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ 3 यहाँ पे ओडीआई खेलने हैं, और ऐसे में जो जडेजा है आगे टेस्ट सीजन काफी लंबा आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि बजाय कि अक्षर पटेल और जडेजा हम दोनों को रखते और किसी को ना मौका मिलता वो साथ ट्रैवल करता या कोई 2 मैच खेलता कोई एक खेलता, इसके बजाय एक खेल ले। कोई इतनी जरूरी ये सीरीज है भी नहीं कि जिससे आपको कोई आईसीसी के कोई पॉइंट्स मिल जाएंगे या आपकी टेस्ट चैंपियनशिप में बड़ी जरूरी हो, इस तरह की कोई भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हमने जडेजा को रेस्ट दिया है क्योंकि आगे सीजन टेस्ट का काफी बिजी आ रहा है। शुभमन गिल को जो वाइस कैप्टन कैरी किया जा रहा है, इसके लिए भी बीसीसीआई के प्लान्स हैं और वो बता दिए हैं गौतम गंभीर ने, अजीत अगारकर ने, कि ये उन्होंने इसलिए किया है कि जैसे कि उन्होंने मेंशन किया कि जब रोहित शर्मा अवेलेबल नहीं थे या जब हार्दिक पांड्या अनफिट हो गए तो उस वक्त प्रॉब्लम हुई कि अब किसे कैप्टन बनाए। तो उन्होंने कहा है कि भाई अब क्यों ना हम साथ साथ एक जो कैप्टन है उसको तैयार करें, यानी शुभमन गिल को एज ए वाइस कैप्टन रखा गया है T20 में, ओडीआई में, यानी फ्यूचर के लिए उनको तैयार किया जा रहा है। और जो बड़ी टीम्स होती हैं वो इसी तरह प्लान्स के जरिए आगे बढ़ती हैं, बड़ी अच्छी बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि बीसीसीआई जो है वो इस वक्त बड़े राइट ट्रैक पे जा रही है। अब जनाब बीसीसीआई से पीसीबी का रुख कर लेते हैं, और पीसीबी ने जब से मोहम्मद वसीम को वुमेन्स क्रिकेट टीम का कोच मुकर्रर किया है, हेड कोच मुकर्रर किया है, काफी आवाजें आना शुरू हो गई हैं। और ये जो नॉइजेस रेज हो रही हैं, इनके अंदर एक आवाज ये भी है जो कि क्वेश्चन उठा रही है उनके किरदार के ऊपर, उनके कैरेक्टर के ऊपर। अब जनाब ये जो एलिगेशन है इस पे हम प्रॉपर बात करेंगे, लेकिन पहले इससे रिलेटेड जो दीगर बातें हैं उनको भी अपने रडार में लेके आते हैं। क्योंकि मेरे ख्याल से जब आप किसी खिलाड़ी की बात करते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स में किसी भी स्पोर्ट्स से उसका ताल्लुक है, तो एक तो ये कि सबसे पहले हमें उसकी गेम पे फोकस करना चाहिए है। सबसे पहले हमें उस चीज पे बात करनी चाहिए जो ग्राउंड में हो रही है। नो डाउट किरदार बहुत मैटर करता है, लेकिन रूमर्स की बिना पे मेरा नहीं ख्याल कि हमें किसी का करियर इस तरह से हमें ये हक पहुंचता है कि हम उसे तबाह कर दें या हम उस पर बात करना शुरू कर दें या एलिगेशंस लगाना शुरू कर दें, सिर्फ उन अफवाहों की वजह से जो कि सुनी हुई हैं या कोई इंसान कह रहा है कि नहीं भाई इसने ऐसा किया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं बाबर आजम की। बाबर आजम और मोहम्मद वसीम का क्या ताल्लुक है भाई? मोहम्मद वसीम के भी किरदार पे ही बात हो रही है इस वक्त, और बाबर आजम की बात करें तो बाबर आजम जो इस वक्त कौमी टीम के आपके कप्तान हैं व्हाइट बॉल के, आज से 4 साल पहले एक खातून ने उन पे एलिगेशंस लगाई थी। ना सिर्फ एलिगेशंस लगाई थी बल्कि वो जो केस है वो कोर्ट में गया था कि जिसके अंदर ब्लैकमेलिंग की एलिगेशंस थी और उनसे जो झूठा वादा किया गया उसकी एलिगेशंस थी, हरासमेंट की एलिगेशंस थी, और ये पूरा जो केस है ये कोर्ट में चला था। अब इसका रिजल्ट जो भी आया, हम इसकी यहाँ पे हम वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब बाबर आजम उसके अंदर कहते हैं कि वो इनोसेंट है, वो खातून कहती हैं कि नहीं बाबर आजम ने उनके साथ ऐसा किया। और जब मैंने एक साहब से मेरी बात हुई जो कि बाबर आजम को काफ़ी पहले से जानते हैं, कि जिनके अंडर बाबर आजम खेल चुके डोमेस्टिक क्रिकेट या जब उन्होंने नई नई क्रिकेट खेलना शुरू की, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई वो जो खातून है ना वो सही कह रही है, बाबर आजम ने ऐसा किया होगा। उनका कहना था कि ऐसा किया होगा बाबर आजम ने। अब अगर आप इस इंसिडेंट को देखें तो बाबर आजम तो इस सब के बावजूद आपकी टीम के कप्तान हैं, क्योंकि वो एलिगेशंस हैं, उससे उनके खेल का कोई ताल्लुक नहीं है।
उसको उस तरह से कोर्ट के अंदर कोई प्रूव नहीं कर सका, वो जिस तरह से मर्जी चला। अब बाज लोग ये जो एलिगेशन है इसको जनाब कह रहे हैं कि जनाब कि ये जो सलमान बट हैं इन्होंने भी तो टीम के साथ गलत किया था, पाकिस्तान की रेपुटेशन खराब की थी, या मोहम्मद आमिर ने भी की थी। तो भाई वो बॉल टेम्परिंग के अंदर और इस तरह की अफवाहों में काफी फर्क होता है, मैच फिक्सिंग के अंदर और इस तरह की अफवाहों में काफी फर्क है। अब यहाँ पे तो आप देखिए ना, बाबर आजम कह रहे हैं मैंने ऐसा नहीं किया, वो खातून कह रही है मैंने ऐसा किया है। अब किस पे आप यकीन करेंगे? जिसको आपका दिल चाहेगा उस पे आप यकीन कर लेंगे। अब इस वजह से उनको टीम की कैप्टनसी से तो नहीं हटाया जा सकता। यही चीज मोहम्मद वसीम के लिए भी आती है कि जनाब वो किसी होटल के रूम में थे, वहां पे खातून थी या खवातीन थी, वो खिड़की से भागे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने किसी को किडनैप तो नहीं किया, उन्होंने कोई जुर्म तो नहीं किया वहां पे। अगर कुछ कंसेंट के साथ हो रहा था तो आप और हम क्या बात करें इसके ऊपर? अब फिर हर किसी के यहाँ पे करप्शन के पैमाने अलग हैं, हर किसी के यहाँ पे पाकीज़गी के पैमाने अलग हैं। तो और वैसे भी इस चीज का क्रिकेट से तो कोई ताल्लुक नहीं है। पास्ट में पाकिस्तान में ऐसा हो चुका है कि जब पाकिस्तानी खिलाड़ी 90s में वेस्ट इंडीज के टूर पे गए थे तो बाज जो हमारे खिलाड़ी हैं उनके भी रूम से जनाब बाज खवातीन को पकड़ा गया था। बाज में वो डोमेस्टिक के खिलाड़ी थे, उन पे पाबंदियां लग गई, एक का तो करियर भी खराब हो गया। तो पास्ट में भी ऐसा होता रहा है। अब अगर हम यहाँ पे मोहम्मद वसीम की बात करें तो मोहम्मद वसीम को आप क्रिटिसाइज करें, बिल्कुल, मैं ये जो उनको कोच बनाया गया उसके बिल्कुल हक में नहीं हूँ, लेकिन इस वजह से हक में नहीं हूँ कि वो कहीं खिड़की भागे थे, खिड़की से छलांग लगा के भागे थे। वो इस वजह से भाई कि उन्होंने पाकिस्तान में जो उनको 2-2.5 साल एज ए चीफ सिलेक्टर हायर किया गया, उन्होंने कुछ किया नहीं। हर कोई अपने किरदार का खुद जिम्मेदार है। हाँ, अगर उनके ऊपर किसी ने हरासमेंट की एलिगेशन लगाई होती, वो जैसे हमने श्रीलंकन खिलाड़ी के केस में देखा, या अभी हम बात करें तो नेपाल के खिलाड़ी के केस में देखा कि आईसीसी उन खिलाड़ी को वर्ल्ड कप खेलने की इजाजत भी नहीं वो दे रहा था, तो फिर तो ये रिलेट करती है किसी ना किसी तरह कि ये तो बहुत ही आपने लाइन को क्रॉस कर लिया कि कोई खातून आप पे आके एलिगेशन लगा रही हैं। लेकिन अब अगर इस रूमर को लेके आप कहोगे कि इसको नहीं होना चाहिए, तो भाई इस हमाम में तो सबके सभी बेपर्दा हैं। हर किसी के आप उठाओगे ना तो पता नहीं कितने अफेयर्स आपको मिलेंगे, कितने उसके रिलेशंस मिलेंगे। इस वजह से आप उसको जो प्रोफेशन है उससे तो नहीं अलग कर सकते आप। तो मोहम्मद वसीम की अगर हम एज ए चीफ सिलेक्टर बात करें तो पाकिस्तान में उन्होंने कोई अच्छे काम नहीं किए हैं। वो 2-2.5 साल तक रहे, कोई बेंच स्ट्रेंथ उन्होंने डेवलप नहीं की, और वो पावरफुल चीफ सिलेक्टर नहीं थे। लैपटॉप चीफ सिलेक्टर के नाम से वो जाने जाते थे। आसिफ अली को मुसलसल उन्होंने खिलाया, खुशदिल शाह को चांसेस दिए गए, आजम खान को टीम में शामिल किया गया, जल्दी शामिल किया गया, इसके बाद उन्होंने भी उसको प्रॉपर चांसेस नहीं दिए। मिसबाह उल हक ने बाद में कहा भी, ये खबर सामने आई थी कि वो एग्री नहीं थे आजम खान को इंग्लैंड के टूर पर शामिल करने के, लेकिन इनको शामिल किया गया। तो काफी उनके फैसले हैं कि जिन पे हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, और जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी इस काबिल नहीं है कि उनको वुमेन्स टीम में शामिल किया जाए, क्योंकि जब वो मेंस टीम में कुछ नहीं कर सके तो वुमेन्स टीम में क्या करेंगे वो आके। लेकिन किसी को इस तरह के रूमर्स के बिना पे मेरा नहीं ख्याल कि ये सही बात है कि हम तनकीद का निशाना बनाएं। अब मोहम्मद वसीम की बात हो रही है तो साथ ही पाकिस्तानी टीम की भी बात कर लेते हैं। पाकिस्तानी टीम ने जनाब नेपाल को हरा दिया और बड़ा कन्विंसिंगली मैच उसको जीत लिया, उस मैच को। और इसकी जो खास बात है, इसकी खास बात है जनाब कि पाकिस्तान ने बिल्कुल उसी तरह से नेपाल को हराया। हालांकि नेपाल इससे पहले यूएई को हरा चुकी नेपाल की टीम, कि जिस तरह से इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था। जब आप स्ट्रॉन्ग टीम खेलती है किसी वीक टीम के खिलाफ तो ऐसे ही खेलती है, अच्छी बात है। गुलफिरोजा और मुनीबा अली ने बड़ी अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप खेली और मैच को ओपनिंग पार्टनरशिप में ही फिनिश कर दिया था, और बॉलिंग भी बड़ी अच्छी की। गुलफिरोजा जो है जब उन्होंने खेलना शुरू किया था, जब उनका डेब्यू होने जा रहा था 2022 में, तो उनको वुमेन्स बाबर आजम कहा जा रहा था, क्योंकि उनकी जो रिजेम्बलेंस है वो बाबर आजम से काफी ज्यादा है। लेकिन वो बाबर आजम जैसा परफॉर्म तो नहीं कर सकी, डक पे आउट हो गई थी अपने डेब्यू पर वो, और उसके बाद से मुसलसल उनको चांसेस दिए जा रहे हैं। मेरे ख्याल से 12वां या 11वां मैच वो खेला है उन्होंने, ये लास्ट T20 का, लेकिन मुसलसल फेल हो रही थी। और अब फाइनली उन्होंने अपने करियर की पहली हाफ सेंचुरी बनाई, और हम अब ये बिल्कुल उनको बेस्ट ऑफ लक कहेंगे, और ये चाहेंगे कि वो बड़ी टीम्स के खिलाफ भी इसी तरह से खेलें और अपने खेल में मजीद बेहतरी लेके आए। वो अपनी रिजेम्बलेंस के अलावा खेल में भी बाबर आजम बने भाई।
इसके साथ साथ जो इंडियन टीम है, इंडियन विमेंस जो हैं, उन्होंने यूएई को बड़े जबरदस्त मैच में हराया। जबरदस्त मैं इसलिए कहूंगी कि एक वक्त में पावर प्ले में इंडिया की 3 विकेटें गिर चुकी थी, लेकिन उसके बाद वो जिस तरह से उन्होंने कमबैक किया है, उनकी टीम की कैप्टन और ऋचा घोष ने हाफ सेंचुरीज की और 52 पे 3 खिलाड़ी आउट थे और वहां से वो 200 प्लस पे लेके गई टारगेट को। तो ये बड़ी अच्छी बात है और 78 रन से मेरे ख्याल से जीत लिया। तो अभी तो ये जो एशिया कप है, अभी से मुझे इसकी जो विनर है टीम दिखाई देना शुरू हो गई है। ऑफ कोर्स इंडिया अब आगे जाके देखेंगे क्या होगा। अब मजीद जैसे जैसे एशिया कप का टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा तो पता चलेगा, लेकिन अभी जो इंडिया की टीम वो जैसे परफॉर्म कर रही है, मुझे नहीं ऐसे लगता कि इंडिया के विमेंस ने इस टूर्नामेंट में किसी टीम को अपने करीब भी फटकने देना है। अच्छा जी, वो पाकिस्तानी विमेंस की जो बात यहाँ पे मुझसे एक व्यूअर ने की कि जो स्कूल लेवल है और कॉलेज का लेवल है वहां पे खेलनी चाहिए क्रिकेट, बिल्कुल खेलनी चाहिए, लेकिन जब तक ये लॉन्ग फॉर्मेट नहीं खेलेंगी फायदा नहीं है। आप देखिए अब तो पाकिस्तान में ये रिवाज हो गया है कि उल्टा जो स्कूल और जो कॉलेज का लेवल है वहां पे जो बच्चे खेल रहे होते हैं उनको तक स्कूल और कॉलेजेस T10 या T20 खिला के फारिग हो रहे होते हैं। तो लॉन्ग फॉर्मेट खेलना बेहद जरूरी है। फर्स्ट क्लास के मैचेस इनके करवाएं और डिफरेंट टूर्नामेंट्स करवाएं, वहां से नए खिलाड़ी लेके आएं, तब फायदा होगा। तो जनाब ये